बीते दिन दिल्ली में सीसीएस की बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कह सकते हैं कि सिंधु जल समझौता जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से जो है उसे रद्द कर दिया गया है और कहीं ना कहीं 48 घंटे के अंदर जो है तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में रह रहे थे उन्हें भी जो है भारत छोड़ने का जो है निर्णय लिया गया है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं अजय साजी, हम उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कल जो सिंधु जल समझौता को जो है समाप्त किया गया है, किस रूप में देख रहे हैं? चूँकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि दोनों देश को इससे जो है क्षति है। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको आतंकवाद को समझना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं जिसमें हत्याएं होती हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद बाकी हत्याओं से कैसे अलग है। मान लीजिए उदाहरण के लिए झारखंड में एग्जाम्पल ले तो पिछले 1 महीने में 26 से ज़्यादा मर्डर हो चुके होंगे। यहाँ पर भी 26 हत्याएं हुई हैं। लेकिन आतंकवाद क्यों अलग है? क्योंकि आतंकवाद हमेशा एक मकसद और एक विचारधारा के साथ हमारे भारत में प्रवेश करता है। जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे आप लश्कर तैयबा का एग्जाम्पल ले, आप जैश ए मोहम्मद का एग्जाम्पल ले, आप सिमी का एग्जाम्पल लीजिए, आप इंडियन मुजाहिदीन का एग्जाम्पल दीजिए, इन सब के साथ में एक विचारधारा जुड़ी हुई है। विचारधारा क्या? विचारधारा जैसे कि मान लीजिए अगर हम सिमी का एग्जाम्पल लेते हैं तो सिमी की विचारधारा दारुल इस्लाम पर जो है आधारित है। दारुल इस्लाम का मतलब है कि पूरे पूरे भारत को इस्लाम की धरती बनाना है और जो यहाँ पर नॉन इस्लामिक नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनको फोर्सफुली या फिर हिंसा का इस्तेमाल करके उनको मुस्लिम बनाना, ये इनका मकसद। इसी तरह से लश्कर तैयबा का एक मकसद है, अल-कायदा का एक मकसद है। और ये सारे मकसद को अगर आप देखेंगे, इसके साथ में आप अगर पाकिस्तान के जनरल का स्टेटमेंट जो 5 दिन पहले ही आया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि भाई जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उन पाकिस्तान के बच्चों को जिन्ना सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। जिन्ना सिद्धांत जो कि कहता है कि हिंदू मुसलमान दोनों अलग हैं, दोनों के कल्चर अलग है, दोनों की सभ्यताएं अलग है, दोनों का इतिहास अलग है, दोनों के भगवान अलग है। उसके बाद अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि हफीजुल अंसारी जैसा आदमी जिसका बयान कि मुस्लिम सब्र में है कब्र में नहीं है, या फिर आने वाले समय में मुस्लिम मार काट करेगा, बवाल करेगा, या फिर इरफान अंसारी का बयान कि मुस्लिम गरीब है कमज़ोर नहीं है, और इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए देखेंगे और एक मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर मुर्शिदाबाद में हत्याएं हुई, हिंदुओं को अपने घर से ही भगाया गया। अगर इन सारी कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर लड़ाई जो दिखेगी, 2 फ्रंट की यहाँ पर लड़ाई है। पहली लड़ाई है जो कि बाहर के दुश्मन है और दूसरी लड़ाई जो हमारे देश के अंदर के दुश्मन है। और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक ऐसे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था जिससे कि पूरा का पूरा देश दहल गया था, 26/11 के इंसिडेंट के बाद में ये आज साबित हो चुका है एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बाद में कि उसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान ने ही इसको स्पॉन्सर किया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म था। लेकिन आप देखेंगे तो 2008 के बाद में 2010 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इनफैक्ट इसमें एक बुक लॉन्च किया और बुक लॉन्च करके कहा कि इसमें आरएसएस जिम्मेवार है। और उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि उस समय के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल 3 बार कपड़े बदले दिखे थे। वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे भाई वो एक फिल्म मेकर को लेकर के इंसिडेंट देखने के लिए चले गए थे। और दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आया था कि हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे उस शहीद में मतलब उसको आतंकवादियों ने नहीं मारा था, आरएसएस का उसके पीछे कुछ मोटिव था। तो इनसे ये मालूम चलता है कि ये जो बाहर के दुश्मन और देश के दुश्मन हैं, इन दोनों का कॉमन एनिमी जो है वो एक है, वो है हिंदू। और जो भी हिंदू के हित की बात कर रहा है, जो भी हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, जो भी हिंदू सभ्यता की बात कर रहा है, वो भी इनका दुश्मन हो जाता है। और उसी में बीजेपी आरएसएस भी इनके दुश्मनी में आ गई। ये कल के एक और इंसिडेंट से साबित होता है कि हम अगर बहुत छोटे स्तर पे ले, यानी कि ये जो विचारधारा की हम बात करें, इस विचारधारा का प्रभाव अगर नीचे तक जाएगा तो नीचे में आप उस एक जो कल एक जिहादी यहाँ से अरेस्ट हुआ है कासिम नाम का, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा लश्कर तैयबा को धन्यवाद दिया है और ये कहा कि आतंकियों को बीजेपी आरएसएस को टारगेट करना चाहिए। यानी इन सारे बयानों को जोड़ करके आप कड़ी को देखेंगे तो मतलब बिल्कुल साफ है कि एक तरफ हिंदू आरएसएस बीजेपी ये खड़ी है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी या फिर पाकिस्तान विचारधारा या लश्कर तैयबा, ये लोग खड़े हैं। और इन्हीं के बीच की ये लड़ाई है और ये लड़ाई कभी मुर्शिदाबाद में लड़ी जा रही है, कभी ये कश्मीर में लड़ी जा रही है, और यही लड़ाई इंडस वाटर सिविलाइजेशन में लड़ी जा रही है। और यही लड़ाई जो है बड़े रूप में, जो आपने कहा 2 देशों की लड़ाई के रूप में इसको हम देख सकते हैं। एक सवाल आता है, चूँकि जेएमएम का कहना है कि ठीक है ये सिंधु समझौता जो है उसको रद्द किया गया, क्या पानी रोकने से अगर आतंकवाद रुक सकता है तो ये केंद्र सरकार की जो पहल है वो अच्छा है, लेकिन इंदिरा गांधी के जैसा जो है सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए जो सीधा जो है दिल में जाकर समाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, जो हमें आज नसीहत दे रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है। मैंने तो आपको कुछ एग्जांपल्स जो दिए,
अगर आप देखेंगे तो इनके लगातार नेता, जब समय था उस समय इशरत जहाँ जो आतंकी थे उसको ये बेटी बताया करते थे, हाफिज़ सईद को ये साहब बताया करते थे, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बताया करते थे, जाकिर नायर को कहते थे कि वो शांति का मसीहा है, शांति का दूत है, याकूब मेनन जो कि मुंबई ब्लास्ट के लिए जिम्मेवार था उसको कहते थे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, यहाँ तक कि अफजल गुरु को बचाने के लिए कोर्ट पहुँचे और अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल अभी जिंदा है, ऐसे नारे भी देश में चल लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले जो सरकारें थी वो सरकार बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, और उस सॉफ्ट का कारण भी है, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा जिसको मुस्लिम कट्टरपंथी कह रहे हैं, इसी मुस्लिम कट्टरपंथी में एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक बनता है जो कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। और इसीलिए जब भी कोई आतंकी घटना होती है कांग्रेस पार्टी इसको दूसरे लेंस से देखती है। चाहे हम बटला इनकाउंटर की बात करें तो सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी बटला इनकाउंटर देख करके रो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं शुरू से इन्होंने आतंकवादियों का मन बहुत बढ़ाया, आतंकवादियों को इन्होंने बहुत शरण दी और आतंकवादियों को बहुत इन्होंने मजबूत करने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि 26/11 के बाद में हमारे यहाँ एक एजेंसी बनी थी जिसको NIA कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कहा गया कि भाई जो एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस है वो जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं आतंकियों से, तो NIA का निर्माण कांग्रेस पार्टी के समय में किया गया। लेकिन 2019 में NIA में कुछ अमेंडमेंट किए गए। जैसे कुछ अमेंडमेंट, एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये था कि NIA को अब स्टेट पुलिस की ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने के लिए। NIA जब भी कोई टेरर अटैक होगा, मान लीजिए झारखंड में टेरर अटैक हुआ है तो झारखंड में टेरर अटैक में NIA तुरंत घुसेगा बिना किसी स्टेट की पुलिस के परमिशन के, यहाँ पर उसको टेक ओवर करेगा और अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तो वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए ये बोलने के लिए कि NIA का जो प्रावधान है ये असंवैधानिक है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आतंकवादियों को लेकर हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। दूसरा अगर एग्जांपल हम लेना चाहें, जो UAPA हमारे ये एक्ट है आतंकवादियों को रोकने का, UAPA में बीजेपी ने एक बदलाव किया था और ये कहा था कि केवल पहले था कि केवल जो इंस्टीट्यूशंस थे यानी ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने इसे बदलाव किया और बीजेपी ने कहा कि जो इंडिविजुअल है, एक अकेला आदमी, उसको भी अब हम टेररिस्ट बता सकते हैं। जब इस बिल भी हम लेकर के आए थे कि टेररिस्ट की डेफिनेशन चेंज करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर भी इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो आप देख सकते हैं कि लगातार बार बार और इनके ही जो लोग थे इन्होंने ही एक मतलब कि मुस्लिम जो कट्टरपंथी है, मुस्लिम टेररिज्म जो है, मुस्लिम टेररिज्म को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने एक फर्जी नारा भी, स्लोगन बीच में एक सैफरन टेररिज्म का लगाया था जो कि बाद में फर्जी साबित हुआ। उदाहरण के लिए दिग्विजय सिंह ने पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि भाई हेमंत करकरे जी से मेरी बात हुई है उनकी हत्या के एक दिन पहले, और हेमंत करकरे ने कहा था कि मुझे जो है हिंदूवादी संगठन से धमकी मिल रही है। लेकिन उसके बाद RR पाटिल जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, RR पाटिल ने कहा कि हमने पूरे कॉल्स रिकॉर्ड चेक किए हैं, ऐसी कोई भी बात दिग्विजय सिंह और हेमंत करकरे के बीच में आज तक जो है वो बात ही उनके बीच में नहीं हुई है। तो हमेशा इन्होंने ये कोशिश की कि मुस्लिम टेररिज्म को दबाने के लिए, मुस्लिम को अपीज करने के लिए एक नया हिंदू टेररिज्म या फिर हिंदू टेरर जैसा वर्ड को इन्होंने इन्वेंट करने की कोशिश की, और ये कहीं ना कहीं ऐसा करके ये जो आइडियोलॉजी इसकी हम बात करें उस आइडियोलॉजी को एक कमज़ोर करते हैं। अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि नसीहत हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रही है। झारखंड के अंदर में 4-6 महीने पहले डॉक्टर इश्तियाक अहमद अरेस्ट हुए। डॉक्टर इश्तियाक अहमद अल-कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल को हेड लीड कर रहे थे। मुझे ये बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री, विधायक, किसने इसको आज तक कंडेम किया है? किसी भी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट जो इश्तियाक अहमद के खिलाफ जो वो नहीं आता है। इश्तियाक अहमद के लिंक यहाँ पर मिले थे कि स्लीपर सेल चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं झारखंड में, लेकिन एक भी इनके मंत्री की तरफ से जो इसको लेकर के कोई भी ऐसा क्रिटिकल स्टेटमेंट हमने देखने को नहीं मिला। बोकारो की घटना देख लीजिए, कल बोकारो में एक जिहादी अरेस्ट हुआ है। अब आप उसको एक सिंपल इंसिडेंट मत देखिए, वो एक आदमी की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों आदमी झारखंड में हर जगह मौजूद है जो कि कहीं ना कहीं जो देश की बाहरी ताकतें हैं उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं और अंदर से देश को ये कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे, आज जो पार्थिव शरीर आया था IB के जो अधिकारी हैं मनीष रंजन, सरकार की ओर से न कोई मंत्री और न ही कोई विधायक देखने को मिला। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आतंकी घटना हुई है पहलगाम में, आतंकी घटना में धर्म देख करके मारा गया, यानी सीधी सी बात है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया गया। जब भी ऐसे कोई घटना होगी जिसमें कि एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जाएगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक दंगे की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। तो ऐसे दंगे की स्थिति झारखंड में भी हो सकती है। ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक इश्तियाक अहमद भी अरेस्ट हुआ है, उसके बाद बांग्लादेशी कुछ भी अरेस्ट यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर घटनाएँ हुई रामनवमी या शिवरात्रि में, तो यहाँ के हालात बहुत कमज़ोर है, सेंसिटिव है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव मूवमेंट में यहाँ के मुख्यमंत्री विदेश में मस्ती मार रहे हैं।
चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मुख्यमंत्री को मस्ती मारना, वो मस्ती मारे मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन कम से कम यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ मौजूद होना चाहिए। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। पर दोनों के दोनों अधिकारी, कई महत्वपूर्ण जो अधिकारी है वो विदेश दौरे पर है। और उसके बाद यहाँ की बात करें तो ये यहाँ कंट्रोल कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, कौन यहाँ पर कंट्रोल करना? तो यही जो इनकी इनसेंसिटिविटी है, जो इनकी असंवेदनशीलता है, वही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब आईबी ऑफिसर का पार्थिव शरीर आता है एयरपोर्ट पे, तो ना तो इनके तरफ से कोई नेता मौजूद होता है, ना कोई अधिकारी मौजूद होता है, ना इनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद होता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कल वो जो जिहादी अरेस्ट हुआ है बोकारो में, जो कह रहा है कि लश्कर तौबा को धन्यवाद दे रहा है, कहीं ना कहीं वही मानसिकता से ये लोग भी ग्रसित है। और इरफान अंसारी को एक पर्टिकुलर मेरी नसीहत है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बात को कह दिया है कि भाई जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर है हमारे देश के अंदर में, वो पाकिस्तान छोड़ दें 48 घंटे के अंदर में। तो इरफान अंसारी अगर उसी मानसिकता को बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की मानसिकता को, तो उनको भी ये देश जो भाई छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल अजय शाह जी हैं और इन्होंने इरफान अंसारी को नसीहत दे डाली है और इन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान मानसिकता के जो लोग हैं उसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, अगर वो इसी मानसिकता के हैं तो वो भी जो है देश छोड़ दें। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।